आज हम लोग 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, लाल रुधिर कणिकाएँ। दूसरा, रेटिकुलोसाइट्स। तीसरा, हीमोग्लोबिन। चौथा, सिकल सेल एनीमिया। और पांचवा, थैलेसेमिया। यह वीडियो स्पेशली यूपी बोर्ड जीव विज्ञान एवं पैरामेडिकल व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे लाल रुधिर कणिकाएँ अर्थात एरिथ्रोसाइट्स का। रक्त हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न ऊतकों से वापस लाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण हड्डियों के खोखले स्थान रेड बोन मैरो में होता है। इनमें स्टेम कोशिकाएं होती हैं जिसे हीमेसाइटोब्लास्ट कहते हैं। इनके द्वारा लाल रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति होती है और लाल रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति में लगभग 2 दिन का समय लगता है। प्रति सेकंड लगभग 25 लाख लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हो जाता है। भ्रूण अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, याकशय, यकृत, प्लीहा, लिम्फ ग्लैंड्स और थाइमस ग्रंथियों में होता है। लाल रुधिर कणिकाएँ रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग होती हैं। पुरुषों में 54 लाख और स्त्रियों में लगभग 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती हैं। इनका व्यास 8 मिलीमाइक्रॉन और मोटाई 2 मिलीमाइक्रॉन तक होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। ये कणिकाएँ चपटे तलों पर पिचके अथवा उभयावतल बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती हैं। केंद्र का अभाव होता है और इनके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण होता है। इनमें स्ट्रोमेटिन प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन गोलाकार प्रकार के पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है और प्रति सेकंड 25 से 30 लाख रुधिराणु नष्ट होते हैं और इतने ही संख्या में इनका प्रति सेकंड निर्माण होता है। जब मरने के कगार पर होती हैं उस समय ये प्लीहा, लीवर एवं अस्थिमज्जा से होकर गुजरती हैं। प्लीहा इन कणिकाओं को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे इनका कब्रिस्तान कहा जाता है। मैक्रोफेज कोशिकाएं इनका भक्षण करती हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बना होता है। हीम में लोहे के कण होते हैं और ग्लोबिन विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन 2 भागों से बना होता है। प्रथम भाग हीम जिसमें आयरन और प्रोटोपोरपायरिन होता है। द्वितीय भाग ग्लोबिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। इसकी संरचना तितली के आकार की होती है। हीमोग्लोबिन 4 उप इकाइयों के बने होते हैं। प्रथम उप इकाई प्रोटीन, द्वितीय उप इकाई नॉन प्रोटीन होता है। नॉन प्रोटीन में हीम पाए जाते हैं। प्रोटीन भाग ग्लोबिन होता है। नॉन प्रोटीन में हीम आयरन और पोरपायरिन से मिलके बने होते हैं। हीम का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में
होता है, जबकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की संरचना हम लोग देखेंगे तो बटरफ्लाई नुमा होता है। इसमें अल्फा और बीटा कण पाए जाते हैं। अल्फा के 2 भाग होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, और बीटा भाग में 2 भाग होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। इनमें अलग अलग 4 इकाइयों में हीम के कण होते हैं। हीम के कण प्रोटोपोरपायरिन और आयरन के मिलने से बनते हैं, और इन्हीं हीम से ऑक्सीजन के कण मिलकर के ऑक्सीजन का संवहन करते हैं। इस प्रकार हीमोग्लोबिन की संरचना में 4 ग्लोबिन प्रोटीन के कण होते हैं। इनसे 4 हीम के कण जुड़े होते हैं, और प्रत्येक हीम से एक एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और इस प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की एक निश्चित मात्रा होती है। एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में लगभग 13 से 16 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और एक स्वस्थ महिला के शरीर में 12 से 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन के कार्य। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न ऊतकों से पुनः फेफड़ों में वापस लाने का होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। ऑक्सीजन की पूर्ति अंगों को सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। रेटिकुलोसाइट्स अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जो केंद्रक युक्त होती हैं। इनके केंद्रक में राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इनका साइटोप्लाज्म हल्के नीले रंग का होता है। रेटिकुलर का अर्थ जालनुमा होता है। ये कणिकाएं जालनुमा संरचना बनाती हैं। इन कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इस अवस्था में ये परिपक्व होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं, जहाँ से ये रक्त प्रवाह के द्वारा स्प्लीन अर्थात तिल्ली में पहुँचती हैं। तिल्ली में ये स्प्लेनिक मैक्रोफेज के द्वारा इनमें परिवर्तन होता है और इनका केंद्रक समाप्त हो जाता है। लगभग 24 घंटे में ये परिपक्व होकर आरबीसी का निर्माण करती हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट कब किया जाता है? जिन लोगों में एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं उन लोगों को डॉक्टर रेटिकुलोसाइट काउंट करने की सलाह दे सकते हैं। कमजोरी होने पर यह टेस्ट किया जाता है। सीबीसी टेस्ट में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की वैल्यू सामान्य से अधिक या कम होती है, तभी यह टेस्ट किया जा सकता है। यह स्थिति आरबीसी बढ़ने में कमी कारण होता है। ऐसे लोग जिनके पैरों में एनीमिया और क्रोनिक ब्लीडिंग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनमें ये टेस्ट किया जा सकता है। जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा हो, जैसे रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, तो इस कंडीशन में यह टेस्ट किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी यह टेस्ट किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 0.5 से 2% के बीच वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है। नए बच्चे में यह 3 से 6% के बीच नॉर्मल मानी जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रेटिकुलोसाइट्स का वैल्यू 4% या इससे अधिक आती है तो इसे एबनॉर्मल कहते हैं। यह एनीमिया रोग के लक्षण हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, यह रोग लाल रुधिर कणिकाओं के सिकुड़ जाने के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग आनुवंशिक रोग होता है जो हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन अणुओं में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। बीटा श्रृंखला में वैलिन
प्रथम स्थान पर होता है और 6 स्थान पर ग्लूटामिन होता है। उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामिन के जगह पर वैलिन अमीनो अम्ल आ जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रथम और 6 स्थान पर वैलिन अमीनो अम्ल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की आकृति विकृत हो जाती है और ऑक्सीजन का संचरण नहीं हो पाता है। और जिस लाल रुधिराणु के हीमोग्लोबिन विकृत होते हैं वह सिकुड़कर हंसियाकार हो जाता है। इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया रोग में लाल रुधिराणुओं की संरचना विकृत हो जाती है। ये हंसियाकार हो जाते हैं अर्थात सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी होने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। थैलेसेमिया यह रक्त दोष युक्त आनुवंशिक रोग होता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। व्यक्ति कमजोर व दुर्बल हो जाता है, जिसके आरबीसी का जीवन काल 120 के स्थान पर 20 दिन हो जाता है।